का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आज बात उस दरिंदे के भी होगी। ग्रेटर नोएडा के केस से जुड़े क्या अपडेट्स हैं? उसका एनकाउंटर किया गया तो क्या हुआ? उसकी सास को अब पकड़ लिया गया है, उससे जुड़ी हर अपडेट आपको बताऊंगा। मुरादाबाद में एक अलग बवाल चल रहा है, नाम को लेकर बवाल मचा है और वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इंदौर में रातों रात जो नेम प्लेट बदले गए हैं, क्यों बदले गए हैं, क्या कारण है, उसके पीछे की क्या कहानी है, सब कुछ आपको समझाऊंगा। फिर आपके लिए एक चिंता की खबर भी बताऊंगा कि मान लीजिए हमारे आपके घर का बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल वालों की क्या जिम्मेदारी है। एक मासूम स्कूल के अंदर पूरी रात फंसी रही, वो पूरी कहानी आपको बताऊंगा। और उसके बाद बात होगी कि कहां टॉर्च के उजाले से चल रहा है पूरा ऑपरेशन। पूरा अस्पताल मोबाइल फोन के टॉर्च के भरोसे बैठा है, यह खबर भी आपको बताऊंगा। तो चलिए राष्ट्र सर्वोपरि की शुरुआत करते हैं। याद रखिए, अगर बेटियों की कीमत दहेज से तय होती रही तो आने वाली पीढ़ियां हमें इंसान नहीं सौदागर कहेंगे। ग्रेटर नोएडा में घर जल रहा था, पवित्र रिश्ते राख हो रहे थे और इंसानियत सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही। वो तमाशा देख रही थी। हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। क्या दहेज आज भी हमें खा रहा है? क्या औरत की जिंदगी की कीमत सिर्फ कार, कैश और गहनों से तय होगी क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह कि हम सब इस अपराध में कहीं ना कहीं गुनहगार तो नहीं है? जमीन बेचकर बाजार में खड़े लोग हैं क्या ये? यहां रिश्ता सौदे से जुड़ा है, मोहब्बत से नहीं जुड़ा है। याद रखिए कि दहेज लेने वाला दूल्हा नहीं होता है, ये वो सजीव जिंदा जल्लाद होता है। हमें आपको इस पर सोचने की जरूरत है। दहेज में दी जाने वाली स्कॉर्पियो बड़ी है या बहन की जिंदगी बड़ी है? जिम्मेदार पति है कि नहीं है? पूरे समाज से यह सवाल है। क्या स्कॉर्पियो दे रहे हैं, कितनी मांग है, यह देखने की जरूरत है। क्या हमारे समाज ने इन दहेजखोरों को पैदा नहीं किया है क्या? हमारे सिस्टम ने इन दहेज के लोभियों को नहीं पैदा किया है क्या? दहेज वो जहर है जो पीढ़ियां निगल चुका है। निक्की की शादी भी कार, गहनों और स्कॉर्पियो के सौदे पर हुई। पिता ने टॉप मॉडल की स्कॉर्पियो दी, लेकिन दहेजखोरों की भूख उससे भी ज्यादा बड़ी थी। अब सवाल यह है कि यह हत्या है या पूरे समाज का अपराध है? दहेज ने निक्की को जला दिया या हमारी सोच ने जला दिया? निक्की की मौत सिर्फ एक केस नहीं है, यह आईना है जिसमें दिखता है कि बेटियां अब भी स्कॉर्पियो और कैश से सस्ती हैं। आज हमें फैसला करना है, क्या हम इन दहेजखोरों को दूल्हा कहेंगे या कातिल कहेंगे, या वो रिश्तेदार जो दहेज का प्रस्ताव लेकर आते हैं। अक्सर देखा गया है समाज में जब शादियां होती हैं तो एक रिश्तेदार होता है जो आकर दहेज की बात धीरे से छोड़ जाता है। यह रिश्तेदार है कि दलाल है? क्या बेटियां जन्म लेंगी या सिर्फ दहेज की आग में वो इस दुनिया में मरने के लिए आएंगी? मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। आप या हम इस बात को सोच भी नहीं सकते कि इस मासूम पर क्या बीत रही होगी।
जो अपने ही मां के मारे जाने की घटना उसने अपने आंखों से देखी। वो कह रहा है कि मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाचा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। आप सोचिए इस बच्चे के मन पर क्या बीत रही है। उसके लिए ये घर नहीं कसाई खाना है, और उसका पिता कसाई है जिसने 35 लाख के दहेज की रकम के लिए उसकी ही मां को मार डाला, उसमें आग लगा दी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। अब कल जो घटना हुई उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें धुंधली हैं क्योंकि इन तस्वीरों को हम आपको दिखा नहीं सकते। ये एक बहू जिंदा जल रही है। ये तस्वीरें किसी घर में होते मामूली कलेश की नहीं थी। ये बहू को जिंदा जलाने की थी। वो चीख रही थी, खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटी रही, लेकिन उसको जिंदा ही जला दिया गया। और वजह सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपए की दहेज की मांग। घटना ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र की थी, जहां पति और सास ने मिलकर पहले बहू पर पेट्रोल डाला, फिर लाइटर से आग लगा दी और अब आग की लपटें उठने लगी हैं, चीखें गूंजने लगी हैं। तब ये दोनों हैवान वहां से फरार हो गए। आज यूपी पुलिस ने आरोपी पति विपिन भाटी का एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन उसे इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं है। लड़की का पक्का है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। यही वो दरिंदा है जिसने 35 लाख के लिए अपनी बीवी को मार दिया। कल जो हुआ वो तस्वीरें डराने वाली थी। अंदर आग लगी थी, बाहर तमाशा चल रहा था, बहू चीख रही थी, वो मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी, लेकिन उसके अपने ही उसके जलने का मजा ले रहे थे। पति जिसने साथ निभाने की कसम खाई थी, वही अब उसे जला रहा था। सास जो मां जैसी होती है, वो खुद इस आग के खेल में शामिल थी। आग तो बुझी, लेकिन वो बेटी जिंदा नहीं बची। घर की चार दीवारी के पीछे शादी का मतलब व्यापार बन चुका था, दूल्हा बिक चुका था और अब दहेज की आखिरी किश्त बाकी थी, वो भी 35 लाख रुपए जो नहीं मिले तो पत्नी को खत्म कर दिया गया। मृतका के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। बहुत गलत हुआ है निकी के साथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, जंगल में पिस्टल छीनी, भागने लगा, उसको वार्न किया, फिर उस पर गोली चलाई गई। संतुष्ट है प्रशासन। हाँ, जब क्राइम करेगा और भागेगा तो इसको तो प्रशासन क्या करेगा फिर? जो हमारी कस्टडी से भागना, मैं ही पुलिस की ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी कस्टडी में कोई मुलजिम भागे तो मेरी तो ड्यूटी चली जाएगी, फिर मेरी कस्टडी का फ़ायदा क्या होता? प्रशासन ने बहुत अच्छा किया। ऐसे अपराधियों को, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे अपराधियों को तो मार देना चाहिए। बाकी फरार चल रहे, उन पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनने प्रशासन ने 2 दिन का समय दिया, प्रशासन कर रहा कार्रवाई, प्रशासन से हम खुश हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि पड़ोसी चुप थे, दीवारें गवाह बन गई, हर कोना उस जलती हुई औरत की चीखें सुन रहा था, लेकिन आरोपी भाग निकले, पति और सास फरार हो गए। ये दोष क्या हमारे समाज का नहीं है? हमारे समाज, वो परिवेश कहां है जहां हम रहते हैं? वो क्यों चुप था? उससे कोई आवाज उठाने को तैयार क्यों नहीं है? क्या ये सब जब हो रहा था तो आसपास के लोगों के कान बहरे हो गए थे? 2022 में 6450 महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2021 में 6589 महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया गया और 2020 में 6843 महिलाओं को दहेज के लिए मारा गया। मतलब 2017 से 2022 के आंकड़ों में अगर औसत निकालेंगे तो हर साल करीब 7000 महिलाएं इस देश में दहेज के लिए मार दी जाती।
एक और चिता जल गई, एक और बहू मर गई, एक और परिवार उजड़ गया और एक बार फिर दहेज ने एक बेटी को निगल लिया और कई सवाल उसके पीछे खड़े हो गए। कब तक बेटियां दहेज के लिए बलि चढ़ती रहेंगी? क्या दहेज की भूख अब खून से बुझाई जाएगी? कब तक कड़ा कानून सिर्फ कागजों में दिखेगा? कब तक माँ बाप बेटियों को विदा करते वक्त डरेंगे? और कब तक ये दहेज के दरिंदे कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे? ये कोई पहली घटना नहीं है और अफसोस ये है कि ये शायद आखिरी भी नहीं है, क्योंकि समाज अभी सो रहा है, क्योंकि वो लड़कियां जो दहेज नहीं ला सकी उन्हें आज भी जिंदा जलाया जा रहा है। और इतिहास गवाह है, जब बेटियों को जला दिया जाता है तो सिर्फ एक औरत नहीं मरती है, पूरा समाज जलता है। हर माँ डर जाती है, हर पिता कांप उठता है, हर बेटी की आंखों में डर बस जाता है। तो आरोपी जो पति है उसके बाद उसके सास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। स्क्रीन पर आपको प्रीति पांडे दिख रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सवाल बहुत बड़ा है, हमारे समाज का सवाल है, हमारे सोच का सवाल है कि अब तक 2025 में दहेज से जुड़ी जब घटनाएं सामने आती हैं, बहुएं जला दी जाती हैं, तो हमें हमारे समाज को भी इस पर एक बार सोचने की जरूरत है। प्रीति जी, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। जो चीजें आपने स्क्रीन पे दिखाई है ये कोई भयानक तो है, बहुत भयानक है, जहां पे पति ही जिसके साथ फेरे लिए गए वो मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन इसमें जो मुख्य भूमिका में एक महिला को पीटते हुए, मारते हुए, जलाते हुए, जलते हुए जो दूसरी महिला देख रही है, मैं सबसे पहले उस सास के बारे में बात करना चाहती हूँ, उस पति से भी पहले उस सास के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बार बार ये बात सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा ये बताते हैं कि आप अपने छोटे बच्चों को, जब आपके बेटे बड़े हो रहे हैं, वो उम्र होती है सिखाने की, समझाने की, कि आप अपने घर की महिलाओं के साथ, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो चाची हो, मामी हो, कोई भी वो रिश्ता जो महिला से आपका रिश्ता होता है, वो स्कूल की फ्रेंड भी हो सकती है, टीचर भी हो सकती है, प्रिंसिपल भी हो सकती है, आप उनके साथ किस तरीके से पेश आते हैं ये आपको परिवार में सबसे पहले आपकी मां सिखाती है। यहाँ मैं अभी कुछ देर पहले आपके चैनल पे एक इंटरव्यू, इसी मामले को लेकर एक इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें निकिता की बहन ने ये बात कही है कि सास खड़ी होके दोनों बेटों से दोनों बहुओं को पिटवाती थी और उनके घर में ये रेगुलर होता है। तो सवाल के घेरे में पति तो है ही, जल्लाद है, पति राक्षस है, उसके लिए जितनी भी सजा कही जाए सारी सजा छोटी है, लेकिन सास की कितनी बड़ी भूमिका है। एक महिला ही महिला की दुश्मन है। सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो पति जो मारपीट कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए कि जो पति मारपीट कर रहे हैं उनको उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर की महिला शय दे रही है। वो भी तब जो जानती है कि अगर उसके घर की कोई बेटी है तो वो भी किसी के घर में गई है बहू बनकर, लेकिन वो किसी की बेटी को ऐसे मार रही है। सबसे शर्म की बात यही है, देखिए पति ने जलाया, काटा, मारा, ये रेगुलर हम केसेस देखते आते हैं, लेकिन इस वीडियो में सबसे भयानक जो है वो ये है कि एक महिला खड़ी होके अपनी बेटे से अपनी बहू को पिटवा रही है। ये वीडियो कल रात से ट्विटर पे भी वायरल है और आज हम लोग बार बार ये कह रहे हैं। और एक चीज और, समाज कैसे दोषी नहीं है या समाज को कैसे कटघरे में न लाए? अरे बिल्कुल लाना चाहिए समाज। आप बताइए कि इतना शोरगुल हो रहा है, इतने चिल्लम चिल्ली, प्रीति जी, समाज को कैसे ना कटघरे में लाएं? इतनी चिल्लम चिल्ली हो रही है, इतना तोड़फोड़ हो रहा है, उसमें जब उसको मारा जा रहा है तो वो चिल्ला रही है, क्या वो पड़ोसी को आवाज नहीं जा रही होगी? क्या अगल बगल के लोग ये सुन नहीं रहे हो? और ये जब ये पहले से ही चलता आ रहा है, ऐसी घटनाएं जब उसको घर में पहले से ही मारा पीटा जा रहा है, ये ग्रेटर नोएडा की बात हो या फिर देश के किसी भी शहर की बात हो, वहां पर हो रहा है, क्या इसकी आवाज नहीं जा रही है? आपको याद होगा बहुत पहले एक वो घरेलू हिंसा के खिलाफ टीवी पर ऐड आता था कि जब भी किसी के घर में हिंसा हो तो जाके आप या तो नॉक कर दीजिए या घंटी बजाइए। एक ऐड जाता था जिसमें जाके वो चीनी मांग लेते थे कि भाई साहब चाय पीनी है, चीनी है क्या, जबकि उसके घर से आवाज आ रही होती थी। तो ऐसे तो समाज को भी तो अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत है। समाज के अंदर की संवेदनशीलता कितनी खत्म हो गई है, आप ये सोचिए। इस घर का जो मैं रिकॉर्ड देख रही थी, जो हर चैनल पे दिखा रहे हैं, लगातार इनके घर में मारपीट होती आई है, लगातार इनके घर के बहुओं को पीटा जाता है। पूरे मोहल्ले को ये बात पता है कि इनके बेटे आवारा हैं। ये जो लड़का है जिससे निकिता की शादी हुई है, ये इसके पहले भी अवैध संबंध होने के कारण इसके निकिता के पूरे परिवार ने, निकिता के पिता और निकिता के भाई ने इसको पकड़ा भी है और इसको रंगे हाथ इसके परिवार के सामने लेके भी आए हैं।
इसके पिता का एक बयान, निकिता के पीड़िता के पिता का एक बयान है जिसमें ये कहा गया है कि जिस महिला के साथ ये अवैध संबंध में था, पकड़े जाने के बाद पूरा परिवार बेटे को रंगे हाथ लेके आता है, तभी भी मां सुधारती नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, पड़ोसियों को सब कुछ पता है कि बेटा शराब पीता है, आवारा है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में है। और एक चीज मैं और कहूंगी, अगर इस तरह के केसेस में, क्योंकि हम लोग एनजीओ में झेलते हैं जहां पे इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जहां पे हम डिवोर्स की बात करते हैं कि डिवोर्स ले लीजिए, मैं आपको बताती हूं, यही समाज उस महिला को जीने नहीं देता जो अपने परिवार से, अपने पति से अलग होके अपने बच्चे का लालन पालन अलग करना चाहती है। उसको आखिरी समय तक समझाया जाता है कि तुम वहां पे थोड़ा समझौता कर लो, पति है तुम्हारा, जिस घर से तुम्हारी डोली गई है वहां से तुम्हारी अर्थी जाए। समाज दोषी है, क्योंकि जब हम लोग महिलाओं को कहते हैं कि मरने से अच्छा है कि कानून ने आपको अधिकार दिया है, आपकी नहीं बनती, रोज मारपीट हो रही है, अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में, आप अलग हो जाइए, कानून ने आपको पूरा अधिकार दिया है, यही समाज उंगली उठाता है, यही समाज उस महिला को जीने नहीं देता। तो मैं तो समाज को दोषी मानती हूं, पड़ोसियों को दोषी मानती हूं। और सबसे बड़ी बात, उस सास की सबसे बड़ी गलती है जिसने अपने बेटे को ये परवरिश नहीं दी कि किसी और की बेटी के साथ किस तरीके का सलूक करना चाहिए। ठीक है प्रीति जी, बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं भी हिंसा हो रही है और कहीं भी इस तरह की घटना हो रही है तो उसके परिवार की महिला भी कहीं ना कहीं उसको शह दे रही है। आमतौर पे ये देखा गया है, हो सकता है कहीं पे नहीं भी दिया जाता हो, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया कि शह दे रही है और समाज हम इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रख करते हैं। कहते हैं कि नाम में छुपा हर सच का आईना होता है, पर जब आईना तोड़ दिया जाए तो तस्वीर धुंधली हो जाती है। सवाल है कि क्या नाम छुपाने से धार्मिक तसल्ली होती है या इससे सिर्फ रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है? यह विवाद है व्यक्तिगत पहचान की या फिर सत्ता संचालित विभाजन का? यह विवाद तो नहीं है। आखिर जब नामों में से ही सब कुछ तय कर दिया गया होता है तो फिर नाम बचाने की जरूरत है या फिर इसके इस्तेमाल की छूट होनी चाहिए? आपको असल पहचान छुपने से डर क्यों है? मुरादाबाद में बैंड बाजा बारात का त्योहार अब संकट में। नंबर की धड़कन के बीच में ये जब कुछ भी चल रहा है, नामों की लड़ाई जो शुरू हो गई है मुरादाबाद में, कुछ मुस्लिम संचालकों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने बैंड का नाम रख दिया और हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि क्यों भाई, जो तुम्हारा नाम है वो रखो, अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? शिकायत दर्ज हुई है, पुलिस में रिपोर्ट की गई है, लेकिन सवाल बड़े हैं कि नाम की आड़ में धर्म का चेहरा क्यों बदला गया? ये कोर्ट की धमकी दे रहे हैं या सिस्टम की छांव उनको प्राप्त है? हिंदू नाम की आड़ में मुस्लिमों का व्यापार क्यों हो रहा है? धर्म की आड़ में धंधा क्यों चल रहा है? क्यों छिपाया जा रहा है असली नाम? हिंदू नाम रखने की मजबूरी क्यों पड़ी है? अगर धंधा ईमानदारी से किया जा रहा है तो नाम बदलने में हिचक क्यों है? ये सवाल बने हुए हैं और ये सवाल बड़े हैं जिसे सबको सोचने की जरूरत है। जिस देश में हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है वहां सिर्फ जमजम की बात हो, या ये सही है क्या? इस देश में क्या हो गया है? हमने बचपन में सुना था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हम आज भी सुनते हैं, गांधी जी के प्रिय भजनों में से एक है ये। लेकिन ये सम्मति कहां गई? क्यों नाम छिपाकर धंधा किया जा रहा है? क्यों नाम छिपाकर यह कारोबार किया जा रहा है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम अकील है। किस नाम से? शर्मा बैंड के नाम से। लव जिहाद, फूड जिहाद और अब बैंड जिहाद। हिंदुओं का नाम बैंड बजा रहे मुसलमान। बैंड बाजा बारात में हिंदू मुसलमान। देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। फिर से हिंदू नाम पर धोखा और हिंदू के नाम पर धर्म का छलावा किया जा रहा है। पहले लव जिहाद, फूड जिहाद और अब सुनिए बैंड जिहाद। मुरादाबाद में इन दिनों बैंड के नाम को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। 95% ऐसे लोग हैं जो कि बैंड चलाते हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके नाम
हिंदुओं के तर्ज पर है और उसी को लेकर एक शिकायत सीएम पोर्टल पर डाली गई, जिसके बाद तमाम दोनों ही समुदाय के लोग, जिसमें शिकायतकर्ता जो कि एक वकील हैं और बैंड चलाने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में बैठक कराई गई और नाम बदलने को लेकर जो बात है वो की गई है। जो लोग सोचते थे अपने धर्म के लोगों का कारोबार है, लेकिन असलियत सामने आई तो चौंकाने वाला सच निकला। कावड़ यात्रा के बाद अब मुरादाबाद में बैंड वाला विवाद शुरू हो गया है। हिंदू नाम की आड़ में मुसलमानों का कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है, लेकिन प्रशासन ने साफ आदेश दे दिए हैं कि नाम तो बदलना ही पड़ेगा। जी हां, यूपी में बैंड बाजा बारात के नाम पर नया नापाक खेल चल रहा है। नाम है शिव बैंड, गणेश बैंड, शंकर बैंड, अग्रवाल बैंड, लेकिन मालिक कौन है? तो मालिक है मुसलमान, नाम है राम और काम है रहीम का। दुकानों के बोर्ड पर हिंदू देवी देवताओं के नाम हैं, हिंदू जातियों के नाम हैं, लेकिन असली मालिक पठान साहब हैं। अब सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, अब सीधी टक्कर है, क्योंकि ये सिर्फ बैंड की दुकान नहीं है, ये नाम के सहारे लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। कहावत है ना कि एक तो चोरी ऊपर से सेनाजोरी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत ने वो माहौल बना दिया है कि हर चीज में हिंदू मुसलमान दिख रहा है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी ने अग्रवाल नाम रख लिया या गुप्ता नाम रख लिया और उसने अपना बैंड बाजा बजा रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, इससे ना तो किसी का धर्म भ्रष्ट होता है, ना कोई ये खाने पीने की चीज है। धंधे को आगे बढ़ाओ और जब सवाल उठे तो बोल दो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन नाम नहीं बदलेंगे। गायक कलाकार का, सिंगर का कोई धर्म नहीं होता, उसे अपनी कलाकारी से मतलब होता है। तो ये तो कुछ चंद लोग हैं जो हमारी जो है फिजा खराब करने के लिए, कुछ लोग अपना नाम चमकाने के लिए, पता नहीं वो जाने भाई उनके दिल में क्या है। बाकी हमारे जिले में कोई किसी हिंदू की या मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। कुछ चंद लोगों की मतलब ये है जो अपना पता नहीं क्या चाहते हैं, वो तो वो जान सकते हैं। तो अभी आप लोग कोई नाम बदलने वाले नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं बदलने वाले। हरिओम है तो हरिओम रहेगा, शर्मा जी है, अग्रवाल है तो अग्रवाल। बाकी देखिए, देखते हैं, हम कोर्ट में मतलब जाएंगे। हिंदू नाम से दुकान चलाओ, लेकिन जब असलियत सामने आए तो बदल दो दुकान, बदल दो शहर, लेकिन मत बदलो नाम। क्यों? अब ऐसे ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों? सवाल ये नहीं कि दुकान बंद हुई या खुली है, सवाल ये है कि नाम के आड़ में धर्म का चेहरा क्यों बदला गया। ये कोर्ट की धमकी है या सिस्टम की छांव? हिंदू नाम की आड़ में मुस्लिमों का व्यापार क्यों? धर्म की आड़ में धंधा क्यों कर रहे हैं? क्यों छिपाया गया असली नाम? हिंदू नाम रखने की मजबूरी क्यों पड़ी? अगर धंधा ईमानदारी से किया जा रहा है तो नाम बदलने में हिचक क्यों है? हिंदू पहचान के बिना नहीं बिकता है क्या ये कारोबार? क्या ये जानबूझकर धार्मिक भ्रम फैलाने की कोशिश है? बैंड जिहाद के खिलाफ मुरादाबाद में आवाज उठी है और अब ये लड़ाई सिर्फ नाम की नहीं है, ये लड़ाई है सच की, संस्कृति की और स्वाभिमान की। अब ये जनता तय करेगी कि कारोबार करना है और किसे देनी है अपनी पहचान की सही गवाही, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये सिर्फ दुकान का मामला नहीं है, ये मामला है भावनाओं से खिलवाड़ का, ये मामला है विश्वास को तोड़ने का। और जब ये देश जागता है तो सच्चाई की आवाज दहाड़ बनकर निकलती है। नाम को लेकर जबरदस्त विवाद है। विलियम शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट में लिखा था, नाम में क्या रखा है। यह बात बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोग इसको कोट भी करते हैं, लेकिन इतिहास के बारे में यह बात नहीं लिखी गई थी, क्योंकि इतिहास में दिए गए नाम बीते कल की कहानी है, आने वाले कल की नींव है। खैर, यह बात अपने अपने परिप्रेक्ष्य में समय समय के अनुसार लेखकों ने लिखी भी है, लेकिन हमारे देश में अगर आएंगे तो नाम की एक बड़ी लड़ाई है और होनी भी चाहिए। विदेशी आक्रांता आए और इतिहास और नाम के साथ खिलवाड़ कर गए। एक दौर था जब मुगलों के नाम बदलकर पहचान छीननी चाहिए मुगलों ने। जब मुगल आए थे तो उन्होंने नाम बदली और पहचान छीनने की कोशिश की, और उसका विवाद हम आज भी देख रहे हैं। नाम पर घमासान है और वो आज भी जारी है। एक बार फिर वही हुआ है, कहां? मध्य प्रदेश के इंदौर में। लेकिन जब कोई फर्श से पहचान मिटाने लगे तो उसको पता होना चाहिए कि उन नए साइन बोर्ड्स के पत्थरों के नीचे जज्बात दब रहे। सार्वजनिक चेतना में सार्वजनिक धरोहर को मिटाने की कोशिश से लोकतांत्रिक बुनियाद डगमगा जाएगी।
लेकिन कुछ लोग बाज आने वाले नहीं हैं। एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, पर असल में नाम से जुड़ा कोई मामला अगर सियासत में आ जाए तो नाम में बहुत कुछ रखा है। सबसे पहले इंदौर की ये तस्वीर देखिए। ये कारनामा है इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में पार्षद फातिमा रफीक खान का। इन पार्षद महोदया ने नगर निगम की बिना अनुमति के गलियों के नाम बदल डाले, धर्म विशेष के नाम पर अवैध साइन बोर्ड लगा दिए, लोहा गेट रोड की जगह रजा गेट कर दिया, चंदन नगर सेक्टर बी की जगह सकीना मंजिल रोड कर दिया, मिश्रा रोड को ख्वाजा रोड बना दिया गया, आम वाला रोड को हुसैन रोड का नाम दिया गया। अब ध्यान से देखिए, इन बोर्ड्स पर नगर पालिका निगम इंदौर का नाम लिखा है, जिससे यह सवाल पैदा हुआ कि यह नाम निगम के जरिए अधिकृत है। इसकी खबर लगते ही स्थानीय लोग भी आक्रोशित हो गए। उनका कहना है कि दशकों से ये सड़कें पुराने नामों से जानी जा रही हैं। रातों रात इन सड़कों का नाम बदला गया है। उर्दू नाम वाले बोर्ड देखकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय भड़क गए। आकाश विजयवर्गीय ने इन मामलों को गंभीर बताते हुए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। मामला संज्ञान में आते ही इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी एक्टिव हो गए। उन्होंने इस तरह से बोर्ड लगाने को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल हटाने का फरमान सुना दिया। ऐसे करने वाले पार्षद पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम ने बोर्ड हटाने का काम शुरू किया। तो तत्काल मैंने निर्देशित किया था कि इन अवैधानिक बोर्डों को हटाया जाए, जो कि अब हट गए हैं। साथ ही बिना अनुमति के, बिना प्रावधान के जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं, तो संबंधित पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी परमिशन के गली के नाम बदलना या शहर की पहचान मिटाने का हक किसने दिया? गलियों के नाम बदलना जनसेवा या जिहादी एजेंडा? क्या नगर निगम की अनुमति के बिना बोर्ड लगाना सामान्य है या है एक सुनियोजित साजिश? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग है या पहचान की साजिश? अब ये तो जांच का विषय है कि गलियों के बोर्ड का नाम धर्म विशेष पर क्यों रखा गया और किसकी अनुमति से रखा गया। इसके पीछे पार्षद फातिमा रफीक खान की क्या मंशा थी, ये भी बड़ा सवाल है। इसमें कार्रवाई की गई है और बोर्ड हटा लिए गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाएंगे सिस्टम को शर्म से पानी पानी कर देने वाली तस्वीर। छत्तीसगढ़ में एक मां को अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में बच्चे को जन्म देना पड़ा। सुनने में आपको अजीब लगेगा, ये शर्मनाक भी लगेगा, लेकिन यही कड़वी हकीकत है। बिलासपुर के सरकारी अस्पताल से यह तस्वीर सामने आई, जिसमें एक महिला की डिलीवरी टॉर्च के सहारे हो रही थी। यह सिर्फ एक महिला की डिलीवरी की तस्वीर नहीं थी, यह पूरे सिस्टम की नाकामी की गवाही है। जरा सोचिए कि जहां जिंदगी और मौत के बीच में जंग चल रही हो, वहां डॉक्टर टॉर्च मांग रहे हो, टॉर्च लाओ भाई, टॉर्च लाओ। मोबाइल की लाइट जलाकर बच्चे को जन्म दिलाना पड़ रहा है। यह मजाक नहीं है क्या? यह किसी फिल्म का सीन भी नहीं है। 2025 में देश का सिस्टम है, सरकारी फाइलों में करोड़ों के बजट हैं। आप हम रोज आंकड़े सुनते हैं, दावों में हेल्थ मिशन है, वेलनेस सेंटर है और 24/7 बिजली की बातें हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एक सरकारी अस्पताल में अंधेरे में डिलीवरी कराई जा रही है। छोटे छोटे नवजात बच्चे मोबाइल की टॉर्च में रखे जा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी शर्म छिपाने के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सोचकर रूह कांप जाए। मां की जिंदगी टॉर्च की बैटरी पर टिकी है। बच्चे का पहला पल किसी उजाले वार्ड में नहीं है क्या? अंधेरे में बच्चा जन्म लेगा, किसी अंधेरे कमरे में और मोबाइल की टॉर्च में उसका पहला वक्त बीता है जब वो इतनी बड़ी धरती पर आया है। यही दे पाए हैं हम अपनी पीढ़ियों को। सवाल यही है कि आखिर यह कैसा सिस्टम है, यह कैसी जिम्मेदारी है? जब अस्पतालों में यह हाल है तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? सरकार पर, बिजली पर
अस्पताल पर, प्रशासन पर या फिर खुद की किस्मत पर? यह देश के हेल्थ केयर सिस्टम का आईना है और इस आईने में जो चेहरा दिख रहा है उस पर हर भारतीय का सिर झुक जाना चाहिए। अरे टॉर्च तो भैया लाइट नहीं है, अंदर स्टिच मारना है पेशेंट को तो फायदा करा थीगा उसी चीज का वीडियो बनाया करो। अंधेरा इतना सिस्टर डिलीवरी ले रही है वो नहीं, आप लोगों को तो सहायता करना चाहिए कि मोबाइल का टॉर्च पहले ला के देना चाहिए। क्या कंडीशन पे है यहाँ पे जगह, यहाँ पे भी जज की हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे इसको मोबाइल के टार्च में और यहाँ पे ऐसी स्थितियों में रखा गया है। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल की हैं, जहां 2025 में भी टॉर्च की रोशनी में बच्चे की डिलीवरी कराई जाती है। अरे टॉर्च तो भैया लाइट नहीं है, अंदर स्टिच मारना है पेशेंट को तो ये है आज का भारत, जहां सरकारी अस्पतालों में मां और बच्चे की जिंदगी टॉर्च की बैटरियों पर टिकी है। सोचिए 21वीं सदी का भारत है, डिजिटल भारत है, लेकिन अस्पतालों में बिजली नहीं है। डॉक्टर मजबूरी में टॉर्च जलाकर डिलीवरी करा रहे हैं। ये तस्वीरें पूरे सिस्टम की नाकामी का आईना है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करानी पड़ी, क्योंकि ऑपरेशन के वक्त अस्पताल में बिजली नहीं। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों से सवाल पूछे गए। जवाब में एक अधिकारी ने पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अरे टॉर्च तो भैया लाइट नहीं है अंदर। जी हाँ, ये मजाक नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल की असली तस्वीरें। मारना है पेशेंट को तो फायदा करा थीगा उसी चीज का वीडियो बनाया करो। अंधेरा इतना सिस्टर डिलीवरी ले रही है वो नहीं, आप लोगों को तो सहायता करना चाहिए कि सोचकर रूह कांप जाए। जहां डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं वहां रोशनी बिजली की नहीं मोबाइल टॉर्च की है। मोबाइल का टॉर्च पहले ला के देना चाहिए। क्या कंडीशन पे है यहाँ पे जगह, बिजली का नामो निशान नहीं है और छोटे छोटे मासूम बच्चों को मोबाइल टॉर्च में रखा जा रहा है। यहाँ पे भी जज की हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे इसको मोबाइल के टार्च में और यहाँ पे ऐसी स्थितियों में रखा गया है। यह हमारे सिस्टम की सबसे शर्मनाक हकीकत है। अस्पताल जहां जिंदगी बचाई जाती है, उसी अस्पताल में दो जिंदगी टॉर्च की रोशनी पर टिकी है। यह बिलासपुर के तखतपुर का सरकारी अस्पताल, जहां सिस्टम ने मरीजों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। रविवार 17 अगस्त की रात बेलसरी गांव की ज्योति को लेबर पेन हुआ, क्योंकि जैसे ही उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डिलीवरी रूम में ले जाया गया, वहां की बत्ती गुल हो गई। नर्सें भाग दौड़ कर रही थी, कोई मोबाइल मांग रहा था, कोई टॉर्च। अंधेरे में डिलीवरी कराई गई। बिन बिजली अंधेरे में टाके लगाने की कोशिश और अंधेरे में ही जच्चा बच्चा की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। का टॉर्च पहले ला के देना चाहिए। क्या कंडीशन पे है यहाँ पे जगह, गनीमत रही कि डॉक्टरों और नर्सों ने सूझबूझ दिखाई और किसी तरह मोबाइल की रोशनी में टाके लगाए, नहीं तो जरा सी देर और जिंदगी संकट में पड़ सकती थी। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा हाल क्यों है? बताया जा रहा है कि सुबह से ही बिजली गुल थी। अस्पताल के कर्मचारी बार बार बिजली विभाग को शिकायत भेजते रहे, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। इन्वर्टर का बैकअप शाम तक खत्म हो गया और नतीजा ये कि एक मां की डिलीवरी मोबाइल की टॉर्च से करानी पड़ी। क्या यही छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था है? क्या यही है बिजली विभाग की जिम्मेदारी? अस्पताल में मरीज की जान पर बनाए बच्चे टॉर्च की रोशनी में जन्म लें और सिस्टम हाथ पर हाथ धरा सोता रहे। सोचिए, जब अस्पताल में ये आलम है तो देश का गरीब कहां जाएगा?
सोचिए, जिस दौर में देश चांद पर झंडा गाड़ने का दावा कर रहा है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की बात हो रही है, उसी देश में एक माँ की जिंदगी सरकारी सिस्टम की टॉर्च की बैटरी पर टिकी है। ये महज लाइट न होने की समस्या नहीं है, ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की पोल खोल देने वाला काला सच है। ऐसी दुर्दशा पर रोना आए, गुस्सा आए, सिस्टम पर भी, जिम्मेदारों पर भी, और अगर थोड़ा बचा हो तो खुद पर, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ एक अस्पताल की नहीं, हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी की गवाही दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस खबर को दिखाने से पहले भी सवाल बड़ा है। सवाल ये कि क्या हमारे स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम है? क्या मासूमों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि उन्हें भूल जाना आसान हो गया है? सोचिए जरा, क्लास 2 की मासूम बच्ची जिसके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए था, पूरी रात अंधेरे क्लासरूम में कैद रही। जब निकलने की कोशिश की तो सिर लोहे के ग्रिल में फंस गया। बच्चों के लिए स्कूल पढ़ाई का मंदिर है या सिस्टम की लापरवाही की काल कोठरी? यह खबर ये सवाल पूछती है, चीखती है उन जिम्मेदारों पर, पूछती है उनसे कि कौन जिम्मेदार है इस बच्ची की बेबसी के लिए, और कब तक हमारे बच्चों का भविष्य सिस्टम की नींद की कैद में रहेगा? याद रखिए कि कलम थामे जो हाथ कांपने लगे डर से, तो ये समझ लेना हमने बचपन की बुनियाद खो दी। तो जो जिम्मेदारी अभिभावक निभाते आ रहे हैं, उनके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि आपको भरोसा है कि स्कूल में आपका बच्चा सुरक्षित है, स्कूल से समय पर घर वापस आ जाएगा। लेकिन आपका बच्चा समय पर तो छोड़िए, पूरी रात घर ना आए तो आप पर क्या बीतेगी? जरा सोचिए, अगर आपके बच्चे को स्कूल में बंद कर पूरी टीम लौट जाए तो आपका बच्चा बाहर कैसे निकलेगा? ओडिशा के क्योझर जिले के एक सरकारी स्कूल से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्रशासन की लापरवाही से एक छात्रा की जान पर बनाई। इस छात्रा की जान भी जा सकती थी। दरअसल स्कूल प्रशासन ने गलती से एक छात्रा को स्कूल के अंदर ही बंद कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ये बच्ची रात भर स्कूल के कमरे में बंद रही और उसके परिवार वाले रात भर बच्ची को तलाशते रहे। स्कूली छात्रा ने जब देखा कि उसे कमरे में बंद करके सभी लोग चले गए हैं, तो उसने खिड़की के रास्ते निकलने की कोशिश की। इस दौरान बच्ची का पूरा शरीर तो खिड़की से बाहर निकल गया, लेकिन उसका सिर खिड़की के अंदर ही फंसा रहा। अब बच्ची ना तो बाहर निकल सकती थी और ना कमरे के अंदर जा सकती थी। ऐसी हालत में बच्ची ने पूरी रात गुजारी। जरा सोचिए कि ये रात इस मासूम बच्ची के लिए कैसी रही होगी। अगली सुबह जब ग्रामीण बच्ची को खोजते हुए स्कूल पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने खिड़की को मोड़कर बच्ची को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है। इस मामले में स्कूल प्रशासन की घोर लापरवाही का खुलासा हुआ है। दरअसल स्कूल के शिक्षकों ने छात्रों से स्कूल के गेट बंद करवाए थे। शिक्षकों ने खुद कमरा चेक करके गेट बंद नहीं किया। यही वजह है कि अब ग्रामीणों ने लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। ये बहुत चिंताजनक विषय है, इसे सबको सोचने की ज़रूरत है और उन शिक्षकों को भी सोचने की ज़रूरत है। उनके भी बच्चे या तो स्कूल में, नहीं तो किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर उनके साथ ऐसी लापरवाही की जाएगी तो सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। ये विषय नैतिकता का है, हमारी आपकी समझदारी का है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, भ्रष्टाचार और गरीबी हटाओ के नारे पर कांग्रेस ने इस देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है, लेकिन अभी जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार मिटाने और गरीबी दूर भगाने को लेकर कई नारे गढ़े, लेकिन ना तो भ्रष्टाचार मिटा ना गरीबी, उल्टे गरीब और गरीब होता चला गया, जबकि भ्रष्टाचार करने वाला और सुख भोगता गया। जो खबर है कर्नाटक के एमएलए से जुड़ी, वो आपको चौंका देगी।
कांग्रेस की ईमानदार राजनीति पर ईडी का जोरदार प्रहार। अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का भंडाफोड़। कांग्रेस नेता का काला चेहरा आया सामने। ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी को सिक्किम से गिरफ्तार किया है। ईडी ने इनके पास से 12 करोड़ रुपए कैश, 6 करोड़ रुपए के जेवरात, 10 किलो चांदी और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। यही नहीं, ईडी ने 17 बैंक अकाउंट, कई क्रेडिट कार्ड और 2 लॉकर भी फ्रीज कर दिए हैं। आरोप है कि कांग्रेस के इस नेता का भ्रष्टाचार बैंक के कसीनो और कसीनो से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि पप्पी महोदय जुआरियों के शहंशाह बनने की राह पर चल रहे थे। वीरेंद्र पप्पी कांग्रेस के वो विधायक हैं जिन्होंने 2023 के चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 134 करोड़ रुपए दिखाई थी। वहीं अब ईडी के शिकंजे में 100 करोड़ से ज्यादा की केवल काली कमाई सामने आ चुकी है। पप्पी अकेले नहीं, आरोप है कि उनका पूरा कुनबा इस गेम में शामिल है। भाई नागराज, बेटा पृथ्वी और दूसरा भाई थिप्पेस्वामी जो दुबई से ऑनलाइन गेमिंग का रैकेट चला रहा है। आरोप है कि कांग्रेस के इस पप्पी का गेम गोवा या कर्नाटक में नहीं बल्कि भारत से लेकर दुबई तक फैला है। डायमंड सॉफ्टेक, TRS टेक्नोलॉजीज, प्राइम 9 टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के नाम पर करोड़ों का गेम चल रहा है। कांग्रेस नेता केसी वीरेंद्र पप्पी जनता के वोट से विधायक तो जरूर बने थे, लेकिन ये काम देश और समाज के लिए नहीं बल्कि कसीनो और सट्टेबाजी के लिए कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस ने पप्पी जैसे नेताओं को बचाने के लिए लोकसभा में पेश हुए करप्शन के बिल का विरोध किया था? क्या कांग्रेस भारत की राजनीति में भ्रष्टाचारियों को बनाए रखने के लिए बिल का विरोध कर रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी इसी समय पर मुलाकात नई खबरों और नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल।